जय हिंद। आप सबका स्वागत है आस एजुकेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग जो श्रृंखला शुरू किए हुए हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज की, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, वो लोग एक एक करके सारे टॉपिक को हमने कवर अप कर लिया है। तो हम जो है लास्ट टॉपिक में हमने वर्क पावर और एनर्जी को कवर अप किया था। आज हम लोग जो है ग्रेविटेशन को जो है कवर अप करने वाले हैं। तो जितने भी वीडियो पड़े होंगे आप उनको एक बार देख ले, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। आप साथ ही साथ क्या करें, उनको रिवाइज भी करते चले और एक शॉर्ट नोट बनाते चले, ताकि जो है आपको आगे चल के जो है फायदा मिले उसका। अपने साथ एक नोट कॉपी जरूर रखें, ताकि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जो है नोट डाउन कर सकें। हमने यहाँ पे क्या किया, जितने भी एमसीक्यूज हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ताकि जो है इन फ्यूचर अगर कोई एग्जाम आगे आने वाला हो तो उसमें ये आपके हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज हम लोग जो है गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को पता है कि जब भी क्या होता है, दो मास अगर कहीं भी है, याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण एक जो है यूनिवर्सल फोर्स होता है। यूनिवर्सल एक एक पूरी तरह से जो है यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगता है। अगर ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु स्थित है तो याद रखिए उनके बीच में एक आकर्षण बल रहेगा, जो कि क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जितने भी बल होते हैं उनमें सबसे कमजोर बल होता है, ठीक है। हमारे पास चार अलग अलग तरह के बल होते हैं, उसमें सारे सबसे कमजोर बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो हम लोग देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो पहला सवाल पूछता है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ, या फिर हम जो है पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, कोई भी चीज को आप ऊपर फेंकिए वो देखिए वापस पृथ्वी पर ही आ जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हमारे पास वायुमंडल है जबकि चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? तो इसके पीछे का रीजन हमेशा याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है उसके पास क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नहीं, एक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण जो है वो क्या करता है, चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के पास क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, पृथ्वी का जो है हर एक चीज को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचना चाहती है, ठीक, वो सभी चीजों को अपने पास खींचना चाहती है। तो अगर सामने वाले का द्रव्यमान थोड़ा कम है, उस पर जो है थोड़े सा जो है, अगर उसकी जो है मास जो है पृथ्वी के बराबर नहीं है तो क्या होगा, पृथ्वी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो वायुमंडल है, पृथ्वी पे वायुमंडल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पृथ्वी का क्या है, अपने पास गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा, हमारा जो वायुमंडल है वो स्थिर है, ठीक है। हमारा वायुमंडल जो है हमसे जो है अलग नहीं हो पा रहा है, पृथ्वी को छोड़ के अलग नहीं हो पा रहा है। हमारे जो गैसेस है वो बाहर की तरफ नहीं निकल पा रहा है। नहीं तो होता क्या, हमारा जो जितने भी गैसेस हैं वो पलायन कर जाते, स्पेस में जो है वो डिसअपेयर हो जाते, पलायन कर जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जबकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, जिसके कारण क्या होता है, वहां के जितने भी गैसेस हैं क्या होगा, वो सब के सब पलायन कर चुके हैं। तो वहां पे जो है, इसीलिए वर्तमान समय में आपको वहां पे एटमोस्फेयर देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता था पहले कभी रहा हो। तो गुरुत्वाकर्षण बल जैसे जैसे चेंजेस में आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल पॉसिबिलिटी है कि वो चेंजेस हो जाए द्रव्यमान के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, क्यों, तो हम बोलेंगे इसको जो है गुरुत्वीय बल के कारण। गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है कि हमारा जो है वायुमंडल पृथ्वी से जो है जकड़ा हुआ है, दूर नहीं भाग पा रहा है। हम भी जो इतना आसानी से चल फिर पा रहे हैं, ठीक, या कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिर जाती है, उसका केवल एक ही कारण है कि पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी का अपना जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल लगता है, ठीक है, आकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। अगर बोल रहा है कि जो है कि एकांक दूरी हो, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा आप, ये क्या दिया है आपका, जो है हम लोग को पता है फोर्स बराबर क्या होता है आपका, जो है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, तो m1 m2 अपॉन जो है r का स्क्वायर होता है अपना, ठीक है। ये अपना जो है r का स्क्वायर, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच की, दो द्रव्यमानों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पे आपसे देखिए क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया एकांक दूरी। दूरी एकांक मतलब क्या हो गया, आप इसको 1 मीटर मान लीजिए, आपका जो है दूरी क्या दिया, 1 मीटर दिया। फिर बोल रहा है दो एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान मतलब m1 का वैल्यू कितना है, 1 kg है, और m2 का भी वैल्यू क्या है, ये भी आपका 1 kg है। तो बोल रहा है इनके बीच जो है कितना बल लगेगा, इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा F वो कितना बराबर होगा। तो F बराबर क्या होगा, G, यहाँ पे हो गया आपका m1 का वैल्यू रखिए,
m1 का वैल्यू होगा 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, g के बराबर होगा। ठीक है, तो F बराबर क्या हो गया, F बराबर g हो गया। g को हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये होता है आपका जो है यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है आपका 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। तो हमने क्या देखा, अगर एकांक दूरी पर दो एकांक द्रव्यमान की अगर वस्तुएं रखी गई है तो उनके बीच जो आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो किसके बराबर होगा, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, जिसका वैल्यू जो है 6.67 10 टू द पावर -11 होता है। तो किसके बराबर होगा, तो ये जो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करके सॉल्व करना, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या दिया, एकांक मतलब जो है एक एक होता है, एकांक मतलब एक होता है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब भी द्रव्यमान दिया वहां पे एकांक दिया है तो आप उसको फॉर्मूला में पुट आउट कीजिए, फॉर्मूला लिखिए, वहां पे उसको वैल्यू को रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये है अपना, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों पर क्या बराबर होगा। तो पूछ रहा है क्या जो है क्या बराबर होगा, यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट दिया गया है कि चंद्रमा के निकट जो है मुक्त रूप से, चंद्रमा के सरफेस के निकट मुक्त रूप से अगर कोई जो है दो अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं गिर रही हैं तो क्या होगा उसमें। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि देखिए, जैसे मान लीजिए अपना ये मून है, ठीक है, और मून के ऊपर जो है कोई चीज है और ये गिर रहा है मून के ऊपर, या फिर ऐसा ही कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अर्थ है आपका, ठीक है, और अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो है गिर रहा है, ठीक है, उससे थोड़ा दूरी पे है और उसी के सरफेस पे वो गिर रहा है, ठीक है, कुछ ऊंचाई से वो गिर रहा है। तो यहाँ पे जो है क्या चीज निर्भर करेगा, ठीक, यहाँ पे क्या चीज जो है निर्भर करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई दो द्रव्यमान होगा, ठीक है, जैसे जो वस्तु होगा उसके पास भी द्रव्यमान होगा, चंद्रमा के पास भी होगा, ग्रह कोई भी ग्रह होगा, पृथ्वी जैसा कोई भी ग्रह उसके पास भी क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अगर दो द्रव्यमान है तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वस्तु है, मान लीजिए अपना ये क्या था, मून था, ये अपना क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये आपका ये कोई वस्तु था यहाँ पे, जैसे वो M2 है, ये मून को आपने M1 ले लिया, तो मून के पास जो सरफेस होगा वहां पे क्या बल लगेगा, तो ये लगेगा G आपका जो है M1 M2, और इनके बीच की दूरी R है मान लीजिए, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, मान लीजिए R है, तो ये हो गया आपका M2 अपॉन क्या होगा, R का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप, हमको यहाँ समझना है कि यहाँ पे क्या चीज है, फिक्स है। तो यहाँ पे देखिए दूरी है, दूरी बदलेगा, जैसे जैसे नजदीक आएगी दूरी बढ़ेगा। M1 M2 अलग अलग हो सकता है, दोनों का मास अलग अलग है, यहाँ दिया भी है, दोनों का विभिन्न मास है, ठीक, मास अलग अलग हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम इसको बराबर कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए होता है, वेट बराबर क्या होता है, W इक्वल टू M इंटू जी होता है। तो ए के जगह पे G रखा जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे F बराबर क्या रख सकते हैं, F के जगह पे हम लोग M इंटू जी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो M है ये M2 के बराबर होगा, ठीक है, ये उसी का मास होगा, वेट जो होगा उसी का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो है, ये हो जाएगा G, ये आपका M1, ये M2 अपॉन R हो जाएगा, R का स्क्वायर। तो इस तरह से देखा जाएगा तो ये M2 M2 कट जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या आपका, तो आपका बचेगा G और G इक्वल टू जो है G M1 अपॉन R का स्क्वायर बचेगा, आपके पास ये बच जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो जो G होगा, जो त्वरण होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, त्वरण फिक्स होगा। मतलब जब भी कोई वस्तु जो है किसी ग्रह या उपग्रह के पास जो है मुक्त रूप से गिर रही हो, ठीक, उसकी सतह की ओर गति कर रही हो मुक्त रूप से, तो जब भी कोई फ्री फॉल वाला स्टेट आएगा, मुक्त रूप से जब भी कोई पिंड वस्तु गिरेगी तो याद रखिएगा उस पर क्या लग रहा होगा, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा, ठीक, उस पर गुरुत्वीय त्वरण, अगर पृथ्वी होगा तो गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण उस पर लग रहा होगा। तो जब भी कोई ग्रह उपग्रह की बात करेंगे और उसकी सतह के ऊपर से कोई जो है मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा होगा तो उस पर क्या लग रहा होगा, एक समान रूप से त्वरण लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि हर एक ग्रह या उपग्रह के पास अपना एक जो है गुरुत्वाकर्षण बल होगा, उसी गुरुत्वाकर्षण बल से वो क्या करना चाहेगी, उस पिंड को अपनी तरफ खींचना चाहेगी, जिसके कारण क्या होगा, एक समान रूप से उसमें त्वरण लगाएगा। जब यहाँ पे हम लोग को पता चल गया त्वरण द्रव्यमान पे निर्भर तो कर नहीं रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो त्वरण होगा यहाँ पे इस तरह से देखा जाए तो त्वरण क्या होगा, ये जो है इनकी जो त्रिज्या हो जाएगी उसी के ऊपर निर्भर कर रहा होगा। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रहा है जी के फॉर्म में हम जो देख रहे हैं, तो अगर जी का हम लोग वैल्यू देखें तो कुछ ऐसे आता है, अगर अर्थ के केस में लेंगे हम तो जी एम ई और आर ई का स्क्वायर होता है, ये अर्थ के केस में है। अर्थ के केस में हम लोग ऐसे लेते हैं, जी किस पर निर्भर करता है, तो गुरुत्व सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक पे, ये आपका जो है मास होता है अर्थ का, और ये होता है रेडियस होता है। इसी तरह से अगर किसी और ग्रह की बात करेंगे तो वहां भी यही चीज होगा, उस ग्रह का जो है या उस ग्रह का द्रव्यमान और उस ग्रह की त्रिज्या पे निर्भर करेगा, अगर बहुत कम दूरी है तो इस केस में देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, जी जो है किस पर निर्भर कर रहा है, जी जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तो उस ग्रह या उपग्रह का जो द्रव्यमान होगा उस पर निर्भर कर रहा है। इस तरह से देखा था तो जी हमारा क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, एक समान होगा। और जी क्या होता है, एक तरह का त्वरण होता है, तो त्वरण के कारण क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे त्वरण समान होगा। हमारे पास जब त्वरण समान होगा, एक समान रूप से जो है त्वरण जाएगा, इसका मतलब जो है जो वस्तु गति कर रही होगी उसमें जो गति होगा वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वीय त्वरण के कारण हो रहा होगा, और गति क्या होगा, एकदम नियत टाइप का होगा, एक समान रूप से वो गति करती रहेगी। तो अगर आप देखेंगे कि पृष्ठ के, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट अगर मुक्त रूप से अगर कोई चीज गिर रहा है, भले उसका द्रव्यमान अलग अलग हो, लेकिन उनका क्या होगा, वेग किसी भी क्षण आप लेंगे, किसी भी क्षण आप उसका वेग लेंगे तो हमेशा बराबर होगा, चाहे वो द्रव्यमान कुछ भी हो, मान लो 20 किलो का हो और एक 10 किलो का है, एक 10 किलो का गिर रहा है, एक 20 किलो का गिर रहा है, आप उसका 2 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद आप उसका अगर जो है वेग मापना चाहेंगे तो दोनों का वेग समान होगा, ठीक है, दोनों का वेग, अगर एक का वेग 10 किलोमीटर पर घंटा है तो दूसरे का भी 10 किलोमीटर पर घंटा होगा, या फिर 10 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे का भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, भले उनका द्रव्यमान कुछ भी हो। क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर जो है जी जो है एक तरह से काम कर रहा होगा, क्योंकि अब वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो है गति कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी क्षण जो है अगर आप उनकी गति को मापेंगे तो उनका गति का मान क्या होगा, हर बार बराबर निकलेगा, ठीक है, जितना बार देखेंगे बराबर निकलेगा, भले उनका द्रव्यमान कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से किसी भी क्षण जो है उनका जो है क्या होगा, आपका वेग जो है किसी भी क्षण उनका समान होगा। त्वरण विभिन्न नहीं होता है, त्वरण क्या होता है, समान होता है, पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे, बल का मान अलग अलग बदल जाएगा, जड़ तो एक परिमाण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है कि निकट होगा, तो एक चीज फिक्स है क्या, कि उनके वेग जो है किसी भी क्षण समान होगी, ये नियत है, बाकी चीजें बदल जाएंगी, बाकी चीजें द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जैसे जड़त्व है, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है आपका, ठीक है। बल जो है, बल भी जो है आपका जो है उसी पे निर्भर करेगा, बल भी जो कहीं ना कहीं द्रव्यमान पे निर्भर करता है, त्वरण एक समान होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आपसे जो है कि जो है ये गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का आपसे मान पूछा जा रहा है, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण का मान मतलब जी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो जो जी का वैल्यू है वो किस पर निर्भर करता है, तो जी बराबर हम लोग क्या निकाले, जी बराबर होता है इक्वल टू जो है जी एम ई अपॉन अपना जो है आर ई का स्क्वायर। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास जो जो जी की वैल्यू हो रहा है, क्या जी किस पे निर्भर कर रहा है, तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थ का जो है मास है उस पर निर्भर कर रहा है, और जो है अर्थ की जो त्रिज्या है उस पर निर्भर कर रही है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, इससे हमको ये पता चल गया मास के साथ हम कुछ कर नहीं सकते, तो जी देखिए तो कहीं ना कहीं किसके साथ, जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका त्रिज्या के साथ, किसके, ये जो है रेडियस होता है अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, आरी मतलब क्या, पृथ्वी की त्रिज्या, मतलब जैसे जैसे पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ाएंगे, पृथ्वी की त्रिज्या अगर बढ़ गई, मान लीजिए पृथ्वी की त्रिज्या जो आरी है इसको हमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, अपना जी का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक, जी का वैल्यू कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर अपने जो है पृथ्वी की त्रिज्या को कम कर दिया तो जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग को ये पता चल जाए खाली कि कहाँ पे त्रिज्या कम हो रही है, कहाँ पे त्रिज्या अधिक हो रही है, तो हम जी का मान आराम से बता सकते हैं। तो जरा देखिए तो हम लोग जी का मान क्या क्या हो सकता है, तो जी का वैल्यू क्या होता है, जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जी मैक्स होता है आपके जो है पोल पे होता है, ठीक है, ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर जो है जी का मान अधिक होता है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, पोल पे होता है। क्यों पोल पे क्यों होता है, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा हमारा जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से स्फेयर नहीं होता, वो ऊपर से दबा होता है, जियोइड शेप का होता है। तो हमारा अर्थ जो होता है, हम लोग जैसा सोचते हैं कि अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं होगा, अर्थ पूरी तरह से गोल ना होकर क्या होगा, ऊपर से थोड़ा जो है
चपटे टाइप का होगा, ठीक, ऊपर से थोड़ा चपटा होगा, ये पूरी तरह से गोल नहीं है। हम लोग समझते हैं कि पूरी तरह से ऐसा राउंड शेप का गोल होगा, ऐसा गोल होता नहीं है। जिसके कारण क्या होता है, अगर इसकी इधर की तरफ त्रिज्या देखें, विषुवत रेखा की त्रिज्या देखें तो ये बहुत अधिक हो जाता है। विषुवत रेखा का त्रिज्या या विषुवत रेखा का व्यास बहुत अधिक होता है। विषुवत रेखीय व्यास की बात करेंगे तो लगभग लगभग जो है 12,756 के आसपास आता है। 12,756 किलोमीटर इसका विषुवत रेखीय व्यास होता है। जबकि आप ध्रुवों की ओर की व्यास की बात करेंगे, अगर लंबवत की आप देखेंगे, ध्रुवों के दो ध्रुवों के बीच का व्यास की बात करेंगे तो ये महज जो है 12,705 आता है। तो 12,705 आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ध्रुवों की तरफ जो है व्यास कम है। व्यास कम है तो उसकी त्रिज्या भी कम होगी ध्रुवों के पास। तो ध्रुवों के पास क्या है, पृथ्वी थोड़ी चपटी है, जिसके कारण उसका व्यास कम हो जाता है, जिसके कारण उसकी त्रिज्या कम हो जाती है। और त्रिज्या कम होगा तो क्या होगा, अपने आप उसका जी का मान बढ़ जाएगा। तो यही कारण है जो है ध्रुवों पर जो है जी मैक्सिमम होता है। उसी तरह से जी मिनिमम कहां होगा, जी मिनिमम कहां होगा, तो जी मिनिमम जो है इक्वेटर पे होता है, विषुवत रेखा पे। इक्वेटर पे जो है जी मिनिमम होगा, ये आपका जो है विषुवत रेखा पे जी मिनिमम होगा। विषुवत रेखा पे जी मिनिमम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि हमारी पृथ्वी बल्ज हो जाती है। जो आप परफेक्ट स्पेयर तो है नहीं, तो हमारा जो बीच वाला जो साइड वो देखिएगा बल्ज हो जाएगा, वो थोड़ा सा जो है फैला हुआ है। इसके कारण क्या होता है, जो विषुवत रेखीय जो व्यास है, विषुवत रेखीय त्रिज्या वो बहुत अधिक हो जाती है। विषुवत रेखीय जो व्यास है वो 12,756 के आसपास आता है, और लगभग त्रिज्या जो है 6,400 के आसपास जो है उसकी त्रिज्या आती है किलोमीटर में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा विषुवत रेखीय त्रिज्या अधिक है। विषुवत रेखा में त्रिज्या अधिक होने के कारण क्या होगा कि उसका जो है जी का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, तो जी मिनिमम होगा। अब पूछता है जी जीरो कहां पे हो सकता है। जी जीरो, जी जीरो होता है आपका जो है सेंटर ऑफ अर्थ पे, पृथ्वी के केंद्र पे। सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पे जो है जी जीरो हो सकता है। पृथ्वी के केंद्र पे जी जीरो क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जीरो होता है, क्योंकि जो है आर ई का वैल्यू जीरो हो जाता है। आर ई हमारा जो है रेडियस जो होता है, पृथ्वी का रेडियस जो होता है, पृथ्वी के सेंटर पे तो जीरो होगा। तो अगर इसका मान जीरो हो गया तो ऑब्वियस है सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चूंकि रेडियस जो है आपके अर्थ के सेंटर पे है, हम वहीं से तो रेडियस मापते हैं और वहीं पे हम पहुंच गए तो वो जीरो हो जाएगा, तो जी का वैल्यू वहां पे जीरो होगा। मतलब ध्रुवों पर सबसे अधिक, विषुवत रेखा पे कम, और पृथ्वी के केंद्र पे शून्य होता है। तो हमसे अगर कोई पूछ ले कि किधर की तरफ जी का मान बढ़ेगा, तो आप जैसे जैसे जो है ध्रुवों की ओर जाएंगे जी का मान बढ़ जाएगा, विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो कम हो जाएगा, और अगर केंद्र की ओर जाएंगे तो शून्य हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। विषुवतीय वृत्त तथा ध्रुवों पर समान होता है, नहीं, समान नहीं होता है। ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, नहीं, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। विषुवतीय वृत्त पर न्यूनतम होता है, एकदम सही, विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है, नहीं घटता है। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटेगा। विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है, सही है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होना चाहिए था। विषुवत वृत्त तथा ध्रुवों पर समान होता है, नहीं, विषुवत वृत्त जो है इक्वेटर जो है कम होगा और ध्रुवों पर अधिक होगा, ठीक है। तो ये आपको मान याद होने चाहिए। और जी का वैल्यू ऐसे हम लोग ले कितने रहे हैं, जी का वैल्यू हम लोग नॉर्मली लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग वैल्यू लेते हैं जी का। चलिए अगले सवाल की तरफ। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, आपका द्रव्यमान आधा कर दिया गया, द्रव्यमान दूरी फिक्स है, द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, उनके द्रव्यमान के बीच की दूरी को समान रखते हुए द्रव्यमान को आधा कर दिया जा रहा है। मतलब जो m1 होगा, आपका जो m1 है ये क्या हो गया, अब इसको जो है m/2 कर दे रहे हैं, ठीक। आपका जो m2 हो गया, इसको भी क्या कर रहे हैं हम लोग जो है पहले की अपेक्षा m1 ओवर इसको भी m2/2 कर दे रहे हैं, ठीक, ये आधा कर दे रहे हैं। दूसरा जो है आपकी दूरी क्या है, ये बराबर है, दूरी r के बराबर ही होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है f क्या होगा, f इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। वैल्यू रखिए तो जरा, g हो गया, m1 के जगह पे क्या होगा, ये अपना जो है m1/2 और ये जो है m2/2, m2/2 अपॉन r का r ही रहेगा, r स्क्वायर ही रहेगा, ये क्या होगा 4 हो जाएगा। तो g आपका जो है m1 m2 और अपना जो है 4 नीचे आएगा तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है 4r इधर की तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो है अपना पहले की अपेक्षा देखेंगे तो क्या होगा 4 टाइम हो गया कि नहीं। तो आपका जो है f बराबर क्या होगा, ये अपना 4 आ जाएगा, ये अपना जो है
तो द्रव्यमान को क्या कर रहा है, द्रव्यमान को अगर आधा कर दिया जाए तो द्रव्यमान को आधा कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, F बराबर क्या हो गया, G इक्वल टू M1 M2 अपॉन 4 हो रहा है। मतलब पहले की अपेक्षा क्या हो गया, ये जो है F बराबर हो गया अपना 1/4 और ये हो गया आपका M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। तो इस तरह से देखा गया पहले की अपेक्षा क्या होगा, 1/4 हो गया, पहले की अपेक्षा क्या हो गया, 1/4 हो गया। अगर हम इसको मान लीजिए F1 कर दें तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा। मान लीजिए F1 बराबर इतना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये अपना अगर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है इसको हम F1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, F बराबर हो गया आपका 1/4 इंटू F1। तो पहले की अपेक्षा क्या हो गया, पहले की अपेक्षा जो है 1/4 हो जाएगा। तो पहले की अपेक्षा जो है 1/4, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जैसे जैसे जो है द्रव्यमान जितना है कि द्रव्यमान के समानुपाती होता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो मान लीजिए अगर गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के समानुपाती है और द्रव्यमान को आपने आधा कर दिया तो एक का आधा फिर दूसरे का आधा, तो आधा आधा क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब पहले की अपेक्षा 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 पहले क्या था, F1 था, अब क्या होगा आपका जो है 1/4 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा अपना, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप द्रव्यमान को कम करेंगे उतना ज्यादा जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम होता जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे, F इक्वल टू अगर मान लीजिए G आपका M G रहता, यहाँ पे जो है मान लीजिए इसको हम लोग करते M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। अब क्या करते हम लोग, M1 बराबर क्या था आपका, M1 बराबर मान लीजिए इसका नया वाला मान को हम लोग क्या करते हैं, नया वाला जो वैल्यू था हमारा, नया वाला वैल्यू को अगर हम जो है F1 करते तो यहाँ पे क्या होता है, G इक्वल टू क्या हो जाता, M1/2 M2/2 अपॉन जो है R का स्क्वायर होता। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, इसको लिखते G, ये हो जाता आपका जो है M1 M2 अपॉन 4 अपॉन R का स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते थे, G इक्वल टू जो है M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर इंटू 1/4। इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिखते, F लिखते, तो F/4 हो जाता अपना, यही बोला ना, तो F/4 हो जाता आपका। तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो F1 बराबर क्या होगा, F1 बराबर होगा F/4, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके बोल रहा है। तो ऐसे करके भी किया जा सकता है, बस समझिए सीधे समानुपाती है, बस आपको इतना तो खाली याद रखना था, F समानुपाती है जो है M1 M2 के। तो F बराबर यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे जो है आधा कर दिया गया है, 2 कर दिया गया, तो आधा आधा कर दिया गया तो 4 हो जाएगा आपका, बस इतने तो याद रखना था। पहले की अपेक्षा क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, तो आधा कर देंगे तो क्या होगा, F समानुपाती 1/4 M1 M2। तो पहले की अपेक्षा क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ। आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा, किसी पिंड का भार क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि जो भार बराबर क्या होता है, W इक्वल टू M इंटू जी होता है। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र पे क्या होता है, G का वैल्यू जो है 0 होता है। कहाँ पे, आपके जो है पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पे जो है 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पे क्या होगा आपका जो है 0 हो जाता है। तो आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र पे जो है G का वैल्यू क्या होता है, G का वैल्यू 0 होता है। तो जाहिर सी बात है जब G का वैल्यू 0 होगा तो द्रव्यमान कुछ भी हो, G 0 होगा तो क्या होगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पे किसी भी वस्तु का भार जो है क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि G का मान शून्य होता है। G का मान शून्य क्यों होता है, क्योंकि G जो है वो त्रिज्या पे निर्भर करती है। G क्या होता है, G समानुपात है G इक्वल टू ME अपॉन RE का स्क्वायर होता है। यहाँ पे RE बराबर क्या होता है, पृथ्वी का केंद्र होता है। ठीक, तो पृथ्वी के केंद्र जो है RE का वैल्यू क्या होता है, पृथ्वी के सेंटर पे RE का वैल्यू 0 हो जाता है। अब 0 हो जाएगा, चूंकि RE बराबर 0 होगा तो अपने आप G बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, और G बराबर 0 होगा तो यहाँ पे M इंटू जी 0 हो जाएगा, तो शून्य होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है कोई सेब किसी वृक्ष से जो है पृथ्वी पर पृथ्वी और सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी
द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 हो तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 हो तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे दो है मान लीजिए, ठीक। तो जैसे F1 है, पहले लीजिए F1 है, F1 क्या बोल रहा है, तो F1 बोल रहा है जो है पृथ्वी और सेब के बीच, मतलब पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल। तो पृथ्वी द्वारा सेब पे कौन सा आरोपित बल होगा, इसका मान क्या होगा, जी एम ई, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, और हम लोग एम ए ले लेते हैं, एप्पल मतलब ये सेब का द्रव्यमान होगा, बट्टे जो है उनके बीच की दूरी, उनकी बीच की दूरी क्या होगा, क्योंकि वो पृथ्वी के सतह पर ही तो है, तो इसलिए क्या होगा, वहां पे पेड़ की ऊंचाई नगण्य हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या के सामने। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या लेंगे अपना, आर ई का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया अपना। दूसरा F2 लीजिए, F2 बराबर क्या होगा, F2 मतलब क्या बोल रहा है कि सेब द्वारा पृथ्वी के ऊपर कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है, तो F2 का वैल्यू क्या होगा, जी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F2 बराबर लिखते हैं यहाँ पे, तो F2 बराबर हो जाएगा आपका जी एम ई एम ए अपॉन आर ई का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है दो द्रव्यमान के बीच में लग रहा है, तो एम ई एम ए अपॉन आर ई। इस तरह से देखा जाए दोनों का वैल्यू क्या है, सेम ही तो है, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। अरे देखिए द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान भले सेव का द्रव्यमान कम हो लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान तो है, ये दोनों का गुणनफल हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कम या कौन अधिक। एंड ऑफ द डे क्या होगा, दोनों गुणनफल एक ही है, त्रिज्या बराबर ही है। क्योंकि यहाँ पे दोनों का गुणनफल एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जितना बल पृथ्वी द्वारा सेव पर लगाया जाएगा उतना ही बल सेव के वृक्ष द्वारा पृथ्वी पर भी लगाया जाएगा, मतलब दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, समान होगा। F2 की तुलना में F1 अधिक होता है, F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होगा, F2 की तुलना में F1 केवल थोड़ा अधिक होगा, नहीं, दोनों बराबर होंगे, यही खासियत है। F1 F2 दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों के बीच में बल लग रहा है, दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। तो मान लीजिए अगर एक का द्रव्यमान कम भी है तो दूसरे का द्रव्यमान होगा, दोनों का एंड ऑफ द डे क्या होगा, दोनों का गुणनफल होगा ना, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, बराबर राशि निकल के आएगी। इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल का मान बराबर होगा, जितना गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा सेव के वृक्ष पे लगाया जा रहा है उतना ही बल वृक्ष द्वारा पृथ्वी पर भी लगाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है, क्षैतिज वृत्ताकार पथ पे घुमा रहा है, डोरी टूट जाए तो क्या होगा। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा जैसे कोई वृत्ताकार मार्ग में घुमा रहा है ऐसे वर्ग, ठीक है, यहाँ से जो है कोई डोरी बांधा गया और उसको घुमाया जा रहा है, तो जब भी आप इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे घूमना चाहेगा ऐसे, लेकिन ये क्या होगा, ये ऐसे घूम के आगे की तरफ भागना चाहेगा, ये वी व्हीलर इधर जाना चाहेगा, लेकिन आप चाहते हैं इसको केंद्र की तरफ, क्योंकि आपने डोरी बांधा हुआ है तो डोरी क्या उत्पन्न कर रहा हो, तनाव उत्पन्न कर रहा होगा, तनाव के कारण क्या होगा, इसमें एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा होगा, और अभिकेंद्रीय बल क्या कर रहा होगा, इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक। फिर ये गति इसका करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये इधर की तरफ भागना चाहेगा, फिर क्या होगा, फिर इस पे क्या होगा, एक अभिकेंद्रीय बल रहेगा उसको केंद्र की ओर खींचेगा। तो एक क्या होता है, एक अभिकेंद्रीय बल होता है, एक जो है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूटल फोर्स जरूरी होता है ताकि कोई भी चीज जो है गतिशील हो सके, आपका जो है वित्तीय मार्ग में गति कर सके। वित्तीय मार्ग में गति करना तभी संभव है जब उस पे क्या हो, अभिकेंद्र बल लगे। तो यहाँ पे जो डोरी में जो तनाव आ रहा है वही तनाव उसको क्या दे रहा है, अभिकेंद्रीय बल दे रहा है, जिसके कारण वो वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। अब बोला जा रहा है डोरी टूट जाए, तो जैसे डोरी टूट जाएगी तब उस पर अभिकेंद्र बल काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि डोरी में तनाव तो खत्म हो चुका है, डोरी है नहीं। अब क्या होगा, ये भागेगा। अब इसको जब ये भागना शुरू करेगा, मान लीजिए यहाँ से, अब ये इस दिशा में भागेगा, तो इसको अब कोई खींचने वाला नहीं मिलेगा, मतलब ये वृत्ताकार मार्ग में अब नहीं जाएगा। अब ये क्या होगा, रेखीय गति करेगा, लेकिन रेखीय गति कैसे करेगा, इसको छूता हुआ जाएगा, नहीं, वृत्त को स्पर्श करते हुए, वृत्त को स्पर्श करते हुए रेखीय गति करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्या वृत्ता मार्ग में वृत्ताकार पथ पे गति करेगा, नहीं, वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा, केंद्र की ओर नहीं करेगा, अब तो बाहर भाग गया ना, बाहर चला जाएगा। वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शीय के अनुदिश गति करेगा, एकदम सही, ये वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा, यहाँ पे जो है इसे टच करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है लड़के से दूर वृत्ताकार पथ पर अभिलंबवत सरल, नहीं, अभिलंबवत नहीं होगा, स्पर्श करते हुए उसको गति करेगा, स्पर्श करते हुए जो है वो आगे की तरफ गति करेगा, ठीक है। तो चलते अगले सवाल की तरफ। अगला वाला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला वाला पूछा जा रहा है किसी पिंड को बारी बारी से
किसी पिंड को बारी बारी से मतलब एक एक करके विभिन्न घनत्व के 3 द्रव्य में डुबाया जाता है। 3 अलग अलग द्रव्यमान के आपके जो है द्रव्य उनमें D1, D2 और D2। तो मान लीजिए द्रव्य 3 है और तीनों का घनत्व अलग अलग है, D1, D2 और D3। अब इसमें जब इसको किसी 3 अलग अलग पिंड को डुबाया जाता है तो क्या देखा गया, एक का 1/9 भाग, 2/11 तथा 3/7 भाग को द्रव्य से बाहर रखते हुए तैरता है। तो घनत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो हम लोग को ये पता है कि अगर घनत्व किसी द्रव्य का घनत्व अगर अधिक है तो उसमें क्या होगा, कोई चीज जल्दी डूबेगी नहीं। ठीक, तो घनत्व अधिक होने के कारण क्या होगा, वो वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, एक उत्प्लावन बल लगाएगा। हमेशा याद रखिएगा पानी का जो घनत्व होता है, जब भी पानी में आप किसी चीज को डुबोएंगे तो पानी में जब किसी चीज को आप डुबोएंगे तो पानी द्वारा क्या होता है, एक अप थ्रस्ट बल लगाया जाता है, अप थ्रस्ट फोर्स लगाया जाता है। ये अप थ्रस्ट फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल बोलते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा उत्प्लावन बल होता है, ये अपना जो उत्प्लावन बल होता है ये आपका समानुपाती होता है रो जी और भी के। ठीक, रो जी भी, रो बराबर क्या होता है, घनत्व होता है, रो बराबर घनत्व है, जी बराबर आपका गुरुत्वीय त्वरण है और भी बराबर जो है वस्तु द्वारा कितना पानी को डिस्प्लेस किया गया। ठीक है, तो ये जो है विस्थापित जल का आयतन है, वस्तु द्वारा विस्थापित जल का आयतन जो है ये आपका भी होता है। ठीक है, वस्तु द्वारा विस्थापित जल का आयतन, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी बराबर क्या है, तो द्रव्य का घनत्व है, डेंसिटी है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो उत्प्लावन बल है, जो अपथ्रस्ट फोर्स है, वो किस पे, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपकी डेंसिटी पे। मतलब डेंसिटी जिसका जितना ज्यादा होगा, जिस द्रव्य का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उस पे उतना ज्यादा क्या लगेगा, उतना ज्यादा उस पे अपथ्रस्ट बल लगेगा। मतलब वो क्या करेगा, पानी उसको ऊपर की तरफ फेंक देगा। मतलब वो जल्दी डूबेगा नहीं, उसका अधिकतर हिस्सा ऊपर रहेगा, उस वस्तु का अधिकतर हिस्सा ऊपर रहेगा। ठीक, तो हमको अब कैसे पता करेंगे कि किस द्रव्य का डेंसिटी अधिक है? तो हमको बस इतना याद रखना, एक ट्रिक होता है कि आप खाली ये देखिए कि जो वस्तु डुबोई जा रही थी उस वस्तु का कितना हिस्सा ऊपर है। अगर वस्तु का जितना ज्यादा हिस्सा ऊपर रहेगा मतलब उस वस्तु का उस पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होगा। तो अगर वस्तु आपने पानी में डुबोया और आप देख रहे हैं कि वस्तु का अधिकतर हिस्सा ऊपर की ओर है, मतलब वो पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होगा। और अगर आपने वस्तु को डुबाया और देख रहे हैं कि वस्तु का अधिकतर हिस्सा पानी के अंदर चला गया, इसका मतलब पानी का घनत्व क्या है, कम है। तो पानी का घनत्व कम होगा तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक, उसका बहुत कम हिस्सा ऊपर होगा, बाधित हिस्सा नीचे होगा। अगर पानी का जो घनत्व अगर मान लीजिए अधिक है, पानी का घनत्व अधिक है तो वस्तु को डुबोएंगे तो नहीं डूबेगा, ऊपर की तरफ उसका अधिकतर हिस्सा दिखाई देगा और बहुत कम हिस्सा पानी के नीचे होगा। ठीक, तो हमको खाली ये पता चल जाए कि किसका हिस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो जिसका पानी के ऊपर जिसका हिस्सा जितना ज्यादा दिखाई देगा मतलब उसमें पानी का घनत्व उतना अधिक होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो 3 हिस्सा ऊपर है, 7 में से जो है टोटल 7 हिस्से जिसमें 3 हिस्सा ऊपर है, 4 हिस्सा नीचे है। मतलब ये क्या है, ये अपना D3 वाला है, इसका घनत्व तो सबसे अधिक हो जाएगा। तो D3 का घनत्व तो सबसे अधिक हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 भाग ऊपर है, 11 में से 2 भाग ऊपर और 9 भाग नीचे है। ठीक, ये कौन सा है, तो ये आपका D2 है। ये आपका कौन सा है, तो ये D3 था। मतलब दूसरे नंबर पे कौन आएगा, D2 आएगा। और सबसे कम हिस्सा किसका बाहर है, इसका पहले वाले का, ये D1 का है। तो D1 का हिस्सा सबसे पहले इसका जो है सबसे कम हिस्सा ऊपर की तरफ 1 है। 9 में से 1 ऊपर है, 8 नीचे होगा इसका। ठीक, तो 1 ही ऊपर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जिसका जितना ज्यादा ऊपर होगा। तो इस तरह से देखा जाए डेंसिटी सबसे अधिक किसकी होगी, D3 की डेंसिटी सबसे अधिक, फिर D2 और फिर D1 का सबसे कम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, D1 की डेंसिटी सबसे कम है D2 से, D2 की कम किससे है, D3 से। तो D3 सबसे ज्यादा है। देखिए तो क्या है, नहीं ये इसमें D1 का अधिक बता रहा है, नहीं ये D नहीं, ये वाला देखिए। तो D1 जो है D1 से अधिक है D2 का, D2 से अधिक है D3 का। ठीक, कैसे पता कर रहे हैं, जितना हिस्सा ऊपर होगा उसी से आप पता कर लेंगे। ठीक, जितना ज्यादा हिस्सा ऊपर होगा वही पता कर लेंगे। तो समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है क्योंकि उसमें लवण वगैरह मिक्स होता है, जबकि हमारे तालाब वगैरह में जो या नदी वगैरह में पानी होता है उसमें इतना लवण की मात्रा नहीं होती, उसमें लवण ना होने के कारण उनका घनत्व कम होता है। इसलिए बोला जाता है तैरना किसमें आसान है, तो तैरना समुद्र के पानी में तैरना आसान है क्योंकि उसका घनत्व अधिक होगा। नदी में तैरना कठिन है क्योंकि घनत्व कम होगा। जहाज वगैरह जो है समुद्र में चलाना आसान होगा क्योंकि घनत्व अधिक होगा। ठीक,
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है संबंध F इक्वल टू जी एम अपॉन डी, डी मतलब दूरी में राशि जी क्या है, राशि जी किसको बताता है। तो राशि जी जो है क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो F इक्वल टू दिया है आपका जो है जी एम और ये दूरी का स्क्वायर है अपना, ठीक। तो यहाँ पे जी क्या होता है, जी को बोलते हैं हम लोग जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है जिसका वैल्यू क्या होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। क्या पूछ रहा है, परीक्षण स्थल पर जी के मान पर निर्भर करता है। तो जी यहाँ पे याद रखिए कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है जो नियतांक होता है किसी चीज पे निर्भर नहीं करता, ठीक। तो ये जो है क्या परीक्षण स्थल के जी के मान पर निर्भर करता नहीं। का उपयोग दो द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी होने पर ही किया जाता है, नहीं, ये सबके लिए, जी सबके लिए होता है। पृथ्वी पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृतिक का शर्त ये है, प्राकृतिक का सार्वत्रिक नियतांक है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में अगर दो वस्तु हैं उनके बीच कोई बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वहां पे कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स है, कैपिटल जी कभी नहीं बदलता, ठीक। कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कहीं नहीं बदलता, ये किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, ठीक। कोई भी चीज इस पर किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, इसका मान नियत है, हर जगह नियत है, कहीं भी चले जाइए इसका मान नियत होगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक सार्वत्रिक नियतांक होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, मूव ऑन कीजिए। पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान क्या होगा, राशि जी का मान क्या होगा। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि क्या होता था, एफ बराबर क्या था, जी था, ये एम ई था, एम होता है और आर ई का स्क्वायर होता है। तो हमारा ये जो जी होता है क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है ना अपना, ये तो अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू भी तो फिक्स है, इसका वैल्यू कहाँ बदल रहा है, इसका वैल्यू तो यही फिक्स है, ये कभी नहीं बदल सकता क्योंकि इसका वैल्यू कभी बदलता ही नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता, इसीलिए क्या होता है किसी चीज पर निर्भर नहीं करेगा। अगर ये निर्भर करता तो इसका वैल्यू बदलता, लेकिन इसका वैल्यू नहीं बदलता, फिक्स है, इसका मतलब किसी चीज पर निर्भर नहीं करेगा। तो केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं, केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर नहीं, पृथ्वी के द्रव्यमान त्रिज्या दोनों पर नहीं, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, ठीक। फर्क नहीं पड़ता पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो, त्रिज्या क्या हो, या किसी का द्रव्यमान क्या हो, त्रिज्या क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। जी ऑलवेज कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, जो कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स होंगे ना, हर जगह फिक्स होंगे, ठीक। तो ये इसको याद रखना है आपको, जो है कांस्टेंट जो होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो कभी बदलेगा नहीं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई लड़का 60 सेंटीमीटर लंबे, लड़की जो है 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर तीन ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा, ठीक है। कोई बॉक्स दिया है, बॉक्स का जो है लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई दे दिया गया है, आपको बोला गया कोई लड़की उसके ऊपर खड़ी हो रही है, तो बोला गया दाब क्या होगा, दाब। तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो दाब होता है आपका, दाब, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, नहीं। तो P इक्वल टू क्या होगा आपका, फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब जो है अपना P किस पर निर्भर कर रहा है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया के, ठीक है। तो आपका P जो है आपके, ये जो है आपके एरिया पे जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया के, ठीक है, क्षेत्रफल के। तो अब देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी का क्षेत्रफल अधिक हो जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब क्षेत्रफल अधिक होगा, क्षेत्रफल का मान अगर मान लीजिए अधिक हो जाए, तो क्षेत्रफल का अधिक अगर मान हो गया तो हमारा पी क्या होगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली है ना। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक, दाब जो है बढ़ जाएगा। तो हमसे ये देखा जा रहा है कि दाब कब बढ़ेगा, क्या कब घटेगा। आप तीनों केस ले लीजिए। तो पहला वाला केस लीजिए, तो अगर इन दोनों का बेस बनाया जाए, अगर आधार बनाया जाए, अगर मान लीजिए हम लोग आधार किसका बनाते हैं, अगर आधार बनाते समय,
ठीक है, बॉक्स का कोई आधार होगा, ऑब्वियस है, आधार मतलब जहां पे खड़े होंगे, जहां पे वो खड़ी होगी लड़की। तो आधार जो है किसका बनाया जाए, आधार अब किसी तरह से आप बना सकते हैं, लंबाई के साथ चौड़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबाई के साथ ऊंचाई या चौड़ाई के साथ ऊंचाई। तो हम लोग तीनों केस देखते हैं। तो हम लोग पहला केस देखते हैं। पहला केस में हमने क्या लिया, आप इसको लीजिए, लंबाई और चौड़ाई को लीजिए, लंबाई और जो आपका आप अपना विड्थ को लीजिए, लंबाई और विड्थ को लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 60 गुने 40, जो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 6 चौका 24, कितना आ जाएगा 6 चौका 24, ये 2400 हो जाएगा। ठीक, तो ये 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका क्षेत्रफल ही निकल के आया। दूसरा वाला हम लोग लेते हैं क्या, इन दोनों को लीजिए आप, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ चलिए, तो विथ और हाइट के साथ चलिए, विथ और हाइट तो क्या होगा 40 गुने 30, तो 4 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे जी जीरो, सॉरी 4 दूनी 8 ना, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 जीरो आ जाएगा, तो 800 सेकेंड 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा वाला हम लोग क्या ले सकते हैं, तीसरा वाला आप जो है लंबाई और ऊंचाई को ले लीजिए, L इंटू एच को ले लीजिए। L हमारे पास 60 है और ऊंचाई हमारे पास 20 है, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर इसका। अब देखिए यहाँ पे एरिया सबसे कम किसका आया, एरिया सबसे कम आ रहा है किसका, चौड़ाई विथ और हाइट का, चौड़ाई और ऊंचाई का, चौड़ाई ऊंचाई का एरिया सबसे कम है। इसका मतलब अगर हम आधार जो है, आधार किसका बनाए, आधार अगर हम चौड़ाई और ऊंचाई को मिला के बनाए, चौड़ाई और ऊंचाई को मिला के बनाए अगर आधार, तो उसका क्षेत्रफल सबसे कम आ रहा है 800। तो जिसका क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तब अधिक होगा जब आधार लंबाई और चौड़ाई, नहीं लंबाई और चौड़ाई से बना रहे तो कितना होगा, लंबाई चौड़ाई से बना रहे तो 2400 हो जा रहा है, लंबाई चौड़ाई वाला 2400 हो रहा है, जो कि बहुत अधिक है, तो गलत है ये, नहीं। दूसरा तब अधिक होगा जब आधार चौड़ाई और ऊंचाई का बनाया जाए, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, अच्छा 800, चौड़ाई और ऊंचाई में क्या था, तो चौड़ाई ऊंचाई में 800 आ रहा था, ये सही है। तब अधिक होगा जब आधार ऊंचाई और लंबाई से बनाए, तो ऊंचाई और लंबाई से बनाएंगे तो 1200 आ रहा था, यहाँ पे ये 1200 आ रहा था, जो कि बहुत ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब जब क्या हो, आधार किसका बना हो, आधार चौड़ाई और ऊंचाई का बना हो, चौड़ाई हमारे पास 40 था, ऊंचाई हमारे पास 20 था, तो यहाँ पे आ गया 800, ये सही होगा। तो आपको ऐसे निकालना है, यही तो याद रखिएगा। प्रेशर के साथ क्या खासियत है कि ये क्षेत्रफल भी निर्भर करता है, अगर क्षेत्रफल जितना कम होगा उसका प्रेशर उतना अधिक होगा, और क्षेत्रफल बढ़ा दिए प्रेशर कम होगा। यही कारण है कि हम लोग जो बांध वगैरह बनाते हैं, डैम वगैरह बनाते हैं, उसका नीचे का जो क्षेत्रफल होता है बड़ा रखते हैं, क्षेत्रफल ज्यादा चौड़ा करते हैं, क्षेत्रफल बड़ा चौड़ा बनाते हैं ताकि क्षेत्रफल अधिक हो, क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब उस पर कम हो जाएगा, जल्दी बांध टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुल बनाते समय भी जो पिलर हम लोग बनाते हैं, तो देखिएगा नीचे की तरफ वो बहुत चौड़ा बनाया जाता है, उसका नीचे की तरफ क्षेत्रफल ज्यादा रखा जाता है ताकि क्या उसमें प्रेशर कम हो सके। तो ये है अपना, चलिए अगले सवाल की तरफ। दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है, दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए, द्रव्यमान दुगना कर दिया गया है, तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखा जाए, दूरी को अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, दोनों द्रव्यमानों को दुगना कर दिया जाए, मतलब द्रव्यमान जो पहले था, तो ये क्या होगा आपका जो m1 है, अब क्या हो गया 2 हो गया, 2m1 हो जाए, और आपका जो है m2 जो था अब क्या हो जाए, ये भी जो है दुगना हो जाए, मतलब 2m2 हो जाए। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, और दूरी क्या रहे, दूरी अपरिवर्तित रहे, दूरी आर रहेगा। ठीक है, दूरी में क्या अपरिवर्तित, दूरी नहीं बदलेगा। तो जरा देखिए तो क्या होगा, F इक्वल टू क्या था, जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप, F1 निकालिए, तो इसका जी m1 के जगह पे क्या रखेंगे, जी m1 के जगह पे आप 2m रखेंगे। यहाँ पे जब वैल्यू रखना शुरू कीजिए तो सबका सबका वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे क्या होगा जी, और यहाँ पे m1 के जगह पे क्या होगा 2m1 और 2m2 अपॉन आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो है 4, तो ये आ जाएगा 4g m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 4f हो जाएगा,
4f हो जाएगा, ठीक है, 4f हो जाएगा, 4f मतलब 4 गुना हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो समानुपाती होता है किसका, आपके द्रव्यमान के समानुपाते होता है, तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाते होता है। तो अगर F बराबर आपने यहाँ पे क्या किया, इसको दुगना कर दिया, इसको 2m कर दिया, इसको भी 2m कर दिया, तो क्या हो जाएगा, F बराबर आपका जो है 4m1m2 आ जाएगा। तो पहले की अपेक्षा कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक। अगर आपने द्रव्यमान को दुगना कर दिया, ठीक, दुगना दुगना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि त्रिज्या आपने कुछ चेंज नहीं किया, दूरी आपने चेंज नहीं किया, दूरी बराबर रखा है। तो अगर दूरी बदल देते तो चीजें बदल जाती। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब द्रव्यमान को हम दुगना करेंगे तो आपका जो है, क्योंकि दो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को जब दुगना कर दिया जाएगा तो आपका जो बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसको ऐसे करके सॉर्ट आउट किया जाता है, ऐसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में डुबोने पे इसका भार केवल 8 न्यूटन होता है। आप ऐसा महसूस किए होंगे कि जब भी हम लोग पानी में तैरते हैं, पानी में जाते हैं, तो पानी में आपका वजन कम होता है, पानी में वजन आपको कम लगता है, ठीक है। तो आर्किमिडीज द्वारा जो है, आर्किमिडीज द्वारा ये बताया गया कि आपका जो आभासी भार होता है, जब आप पानी में डूबते हैं, पानी में आप जब जाते हैं तो आपका जो है भार में कमी आती है। तो आपका जो भार में आई हुई कमी होती है, जिसको हम आभासी भार बोल रहे हैं, वो बराबर होगा आपने कितना पानी को विस्थापित किया है। तो आपने जितना पानी विस्थापित किए होंगे उतना ही जो है आपका कमी आएगा। मतलब अगर आपका वजन 10 से 8 न्यूटन हो गया है, ठीक है, वजन अगर 10 से 8 हो गया है, मतलब आपने क्या किया है, 2 न्यूटन का पानी को विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो पानी जो विस्थापित करेंगे वही क्या होगा, वही जो है आपका जो है भार में कमी को दर्शाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, विस्थापित जल का भार पूछा जा रहा है, तो हमको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका विस्थापित विस्थापित जल का भार। विस्थापित जल का भार क्या लिखाएंगे, तो हम निकालेंगे जो है, इसका निकालेंगे वायु में भार माइनस क्या करेंगे, जल में भार निकालेंगे, माइनस जो है जल में भार। तो देखिए वायु में कितना था, 10 न्यूटन था, इसमें कितना है, 8 न्यूटन है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 न्यूटन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। तो पानी जो है विस्थापित कितना किया, 2 न्यूटन। तो जितना पानी विस्थापित करेंगे आप, उतना ही जो है आपके भार में कमी आएगी। अगर आपने 4 न्यूटन पानी विस्थापित किया तो आपका भार में 4 न्यूटन की कमी हो जाएगी। भार को हम लोग न्यूटन में मापेंगे, ठीक, भार को हमेशा न्यूटन में मापा जाता है। भार बराबर क्या है, भार को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, ये होता है एम इंटू जी होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, इसको हम न्यूटन में मापते हैं ना, न्यूटन में मापा जाता है भार को, ठीक है। भार को हम लोग न्यूटन में मापते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का बल ही तो है, जिसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2 न्यूटन निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
m बराबर आपका जो है द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भार का एसआई मात्रक क्या होगा। तो भार का एसआई मात्रक क्या होगा, तो हम लोग समझना चाह रहे हैं भार आखिर है क्या। तो भार बराबर क्या होता है, W बराबर m इंटू जी होता है। m इंटू जी मतलब कि आपका जो मास और गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू ए होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो बल का मात्रा देखिए यहाँ पे दोनों तरफ बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसीलिए जो है भार का मात्रक वही होगा जो बल का मात्रक होगा, और दोनों का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन इनका एसआई मात्रक होता है, न्यूटन इनका क्या है, एसआई मात्रक है, न्यूटन एसआई मात्रक होता है। और इनका जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है वो होता है डाइन, ठीक है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो एसआई मात्रक पूछा है, तो एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। एसआई मात्रक में ये एसआई मात्रक है, ये क्या है, सी जी एस, ठीक है। तो ये सीजीएस आपका जो है एसआई मात्रक हो गया। एसआई मात्रक में आपका न्यूटन हो गया, और डाइन क्या हो गया, सीजीएस मात्रक होगा। तो हमसे पूछा गया कि भार का जो है इकाई क्या होगा, तो भार को हम लोग मापेंगे न्यूटन में। क्लियर, साफ है ये। तो चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना असत्य कथन, इसमें से असत्य कथन कौन सा होगा ये देखना है। पूछा जा रहा है पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान है M1 और M2, जो कि r दूरी पर हैं, के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होगा। तो बोला जा रहा है कि जो है पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान है, पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान है M1 और M2, जो कि r दूरी पर स्थित है, के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात क्या होगा, 1:1। सही है, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान क्या है, M1 M2 है, तो अपना गुणनफल होता है, द्रव्यमान का गुणनफल होता है, तो ये क्या होगा, हमेशा इसका मान बराबर होगा, ठीक है। दूरी भी यहाँ फिक्स है, तो ये सही है। हमेशा जो है दो पिंडों के बीच जो बल लगता है, एक पिंड द्वारा, जैसे M1 द्वारा M2 पे जो बल लगाया जाएगा, वही बल M2 द्वारा M1 पे भी लगाया जाएगा, इसलिए बलों का अनुपात क्या होगा, 1:1 सही है। न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम जी का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इकाई, ये भी सही है। हमारे पास जो जो जी होता है, जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है आपका एफ और आर का स्क्वायर, एफ होता है यहाँ पे आर का स्क्वायर होता है, अपॉन जो होता है आपका M1 M2 होता है। इसका मात्रक लिखेंगे तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन जो है केजी का स्क्वायर होगा, यही तो दिया है, न्यूटन वर्ग मीटर वर्ग किलोग्राम, सही है। ये दोनों का दोनों कथन सही है। इसमें जी क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। नहीं, जी तो कांस्टेंट है ना, जी किसी पर निर्भर नहीं करेगा, कैपिटल जी का मान फिक्स है, कैपिटल जी किसी पर निर्भर करेगा, कैपिटल जी का मान 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर होता है, किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, जी जो है जी किसी चीज पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता नहीं, गलत है। ये द्रव्यमान त्रिज्या किसी पे निर्भर नहीं करता, दूरी पे निर्भर नहीं करता। इस तरह से सी और डी गलत है। आपसे क्या पूछा गया, सत्य, तो कौन गलत है, सी और डी गलत है, सी और डी गलत है, तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। हमको क्या चाहिए था, सी एंड डी, तो सी एंड डी ऑप्शन नहीं है, तो सी एंड डी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं लेके चलेंगे हम लोग, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ।
पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। और हम लोग को क्या पता था, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, जी मैक्स कहाँ पे होता है, तो ध्रुवों पर नहीं, पोल पर। पोल पे क्या होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। जी मिनिमम कहाँ पे होता है, न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा इक्वेटर पे, इक्वेटर पे होता है। ये इक्वेटर पे क्या होता है, न्यूनतम, न्यूनतम होता है। और जी जीरो कहाँ पे होता है, जीरो जो होता है ये पृथ्वी के केंद्र पे होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जीरो होता है, ठीक है। तो क्या होगा, 9.8 मीटर वर्ग सेकंड होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये ठीक है। तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होगा, वर्ग सेकंड का स्क्वायर है, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर ये होगा 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड स्क्वायर होगा, वर्ग सेकंड, सही है। चलते अगले सवाल की तरफ। विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक द्वारा समझाया नहीं गया है, ठीक है। तो यूनिवर्सल गैस को अपना यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके द्वारा हम किसको जो है नहीं समझा सकते, या फिर जो है अपना जो यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल लॉ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, उसके द्वारा हम इसमें से किसको जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, कौन उससे जो है अलग हो जा रहा है। उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा समझा नहीं जा सकता, ठीक है। कहां पे लागू नहीं हो रहा देख रहे हैं, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ये तो लगता है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों सूर्य नहीं नहीं, अपने पास क्या होता है, ये तो सूर्य के चारों तरफ ग्रह गति करते हैं ना, सूर्य के चारों तरफ ग्रह गति करते हैं। तो हमसे पूछा नहीं समझा जा, ये सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा, हमसे नहीं पूछा गया ना, तो नहीं में ये हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये तो सही है, ये गलत है। आपका जो है सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं ना, सूर्य के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सूर्य के चारों तरफ होना चाहिए था, ग्रह के दिया है, गलत है। तो इसी को बोल रहा है नहीं समझा जा सकता, नहीं पूछा गया था। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना, ये सही है। इसको तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऐसा होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक है जिसके कारण चंद्रमा को अपनी तरफ खींचे हुआ है। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो है ज्वार भाटा आता है, एकदम सही। हमारे यहाँ पे जो है ज्वार भाटा जो आता है वो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे लगता है उसके कारण ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य क्या करते हैं, पृथ्वी के ऊपर एक ज्वार आकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उस पर जो है ज्वार भाटा आता है। तो सबसे बड़ा ज्वार भाटा कब आएगा, जब आपका सूर्य, आपका चंद्रमा और एक लाइन में हो जाओ, पृथ्वी, ये सब एक लाइन में हो, तो क्या होगा, ये आपका जो है इधर की तरफ ये खींचना चाहेगा, इसको ये खींचना चाहेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये सबसे बड़ा आएगा, आपका सबसे बड़ा आएगा, दीर्घ ज्वार आता है। तो सबसे बड़ा टाइड कब आता है, सबसे बड़ा टाइड आएगा जब क्या हो, ऐसी वाली पोजीशन हो, इस वाली पोजीशन में जब क्या हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, ठीक है। मतलब सूर्य ग्रहण वाले दिन, सूर्य ग्रहण वाले दिन मतलब अमावस वाले दिन ऐसा हो सकता है सबसे ज्यादा। और एक समय कब हो सकता है, ये वाला, ये दीर्घ ज्वार है। और सबसे कम कब हो सकता है, जब सन, अर्थ और मून, जब क्या हो जाए, अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाए, नहीं, इस समय, ऐसा वाला, ऐसे वाला जो है, ऐसे वाले में क्या होगा, तो ये लघु ज्वार आता है, ये सबसे कम टाइड आएगा, लघु ज्वार आएगा। तो जब तीनों एक रेखाएं में हो जाती है, इस समय क्या होगा, ये सूर्य इधर खींचेगा और चंद्रमा इधर खींचेगा, इस समय लो टाइड आएगा, ठीक है। इस समय सबसे छोटा वाला टाइड आएगा, सबसे लो टाइड आएगा। और ऐसे वाला स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपका सन, मून और अर्थ अगर तीनों 180 का एंगल बना रहे हैं, 180 का एंगल बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हम सिजगी। इस वाले फेनोमेना को, इस वाले फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सिजगी, जब भी तीनों के बीच में एंगल बनाए।
ठीक है, सिजगी बोला जाता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 180 का एंगल बने तब। तो यहाँ पे हम लोग, ये वाला कथन गलत हो गया, सूर्य के चारों तरफ होना चाहिए, ग्रह के चारों तरफ नहीं, सूर्य के चारों तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए, बोला गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये होता अपना। तो देखिए यहाँ पे नहीं, ये देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, ये माइनस दे दिया ना, माइनस दे दिया इसलिए गलत हो गया, ये सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, ये सही है। ये कभी नहीं बदलता, ये सबके लिए फिक्स है, ये कभी इसका वैल्यू नहीं बदल सकता, कैपिटल जी का वैल्यू कभी नहीं बदलता, और कैपिटल जी सबके लिए फिक्स है, ये किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। चलिए अगले सवाल की तरफ, अब ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल डैश 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 निर्भर नहीं करता, किसके बीच नहीं है? तो हमको बता, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसका, जी m1 m2 अपॉन उनके बीच की दूरी, तो किस पर निर्भर करता है? एक तो निर्भर करेगा द्रव्यमान, ठीक है, दूसरा जो है उनके दूरी के वर्ग के ऊपर निर्भर करता है, इसके ऊपर निर्भर करता है क्या, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, उन द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करेगा, गुरुत्व स्थिरांक पर निर्भर करेगा, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करेगा, इस पर निर्भर नहीं करता, इस पर निर्भर नहीं करेगा। हमसे क्या पूछा गया? निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता? तो इनके बीच के जो है द्रव्यमानों के योग पे निर्भर नहीं करता, बाकी इस पर निर्भर करेगा नहीं। हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो डायरेक्टली जी के जो है, कैपिटल जी के जो है समानुपाती होता है, दूसरा जो है द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और तीसरा जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दुगना कर दिया जाए, बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, तो इन दोनों के बीच पर बल का क्या प्रभाव? अब दूरी को दुगना कर दिया गया, यहाँ पे समझिएगा, हमारा जो आर था उसको हम दुगना करके 2r कर दे रहे हैं, तो हमारा बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? बल क्या होता है हमारा जो है आर स्क्वायर पे व्युत्क्रमानुपाती होता है, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के, दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको जो है अब इसको दुगना कर देंगे, इसको हमने क्या कर दिया? 2 कर दिया, तो 2 कर देंगे आप, इसको हमने 2r कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2r का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपका f इक्वल टू क्या होगा? 1/4r आ जाएगा, 1/4r आ जाएगा। नहीं, मतलब क्या हो गया? पहले की अपेक्षा दूरी और अधिक बढ़ गई, और दूरी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण कितना गुना कम हो जाएगा? पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 गुना जो है कम हो जाएगा। तो गुरुत्वीय बल जो है 4 गुना जो है कम हो जाएगा, पहले की अपेक्षा जो है 4 गुना बल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अपना, जैसे आपने इसको लिखा F इक्वल टू क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। अब आप लीजिए जो है F1 लीजिए, और यहाँ पे क्या करेंगे आप? जी m1 m2 और r के जगह पे क्या लिखेंगे? 2r का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे आप? ये आ जाएगा आपका 4, तो 1/4, ये हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको f लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या बन गया आपका? तो आपसे यहाँ पे क्या निकल के आया हमारा? ये निकल के आएगा 1/4 इंटू एफ। तो हमारा जो है अब भार क्या हो गया? हमारा बल क्या हो गया? पहले की अपेक्षा 1/4 हो गया, ये ना, तो 4 गुना कम हो गया, पहले की अपेक्षा क्या होगा? 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी और बढ़ाइए, जितना ज्यादा दूरी बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा जो है बल का मान क्या होगा? कम होते जाएगा। दूरी को कम करना था, दूरी कम कीजिए तो बल बढ़ेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बोला गया दिए गए दो कथन है ए और बी, कौन से कथन सत्य है? तो सत्य कथन बोलता है गुरुत्वाकर्षण बल किस पर है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा अनुपाती होता है, सही है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2। दूसरा बोल रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे समानुपातिक होता है, गलत हो गया ये, दूसरा वाला गलत हो गया, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए था, अनुपातिक नहीं, तो दूसरा वाला गलत हो गया, तो ये गलत है, गलत है,
केवल ए सत्य जबकि बी असत्य, ए सही है। तो ए सही है और बी गलत हो जाएगा, ठीक। ए सही है, बी आपका गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो है वो दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक, समानुपाती नहीं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये गलत हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो जी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो जी बराबर होता है आपका जो है एफ आर का स्क्वायर m1 m2, ठीक है। तो इसका हम लोग मात्रक लिखेंगे तो न्यूटन होगा, इसका होगा मीटर स्क्वायर और इनके लिए होगा केजी का स्क्वायर। तो जी का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर। ये माइनस में दिया, सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी में ये है -2, ये सही है, ठीक है। और हम लोग को पता है जी का वैल्यू क्या होता है? जी का वैल्यू होता है 6.67 10⁻11 होता है, नहीं 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ये अपना जी का वैल्यू, और जी किसी पे निर्भर नहीं करता। चलिए अगले सवाल पे, यदि धरती की घूमने की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो पिंड का भार क्या होगा? तो हम लोग को पता है जो भार होता है, वेट होता है, वो होता है m इंटू जी। तो भार किस पर निर्भर कर रहा है? जी पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। और जब आप घूर्णन गति के फॉर्म में जब जी की बात करेंगे तो जी होता है क्या आपका? तो हमारा फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू होता है आपका जी डैश बराबर होता है जी माइनस में आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये वैल्यू होता है। अब बोला, क्या बोल रहा है यहाँ पे जो है, यदि धरती की घूमने की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए, अगर घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। तो भूमध्य रेखा पे याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पे थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? 0 होता है, लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा, कॉस 0 इक्वल टू क्या होगा? कॉस 0 इक्वल टू जो है 1 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे जो है लैम्डा का वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब हमारा जी डैश बराबर क्या होगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। मतलब जितना ज्यादा ओमेगा बराबर क्या होगा? उसका घूर्णन गति, मतलब जो है उसका कोणीय वेग होता है। तो कोणीय वेग जितना अधिक हो जाएगा उतना ही जी का मान क्या हो जाएगा? जी का मान कम हो जाएगा। देखिए जी में से घट रहा है ना, जी में से घटाया जाएगा, तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा तो जी में से घटना शुरू हो जाएगा। तो जी जितना ज्यादा कम होगा आपका भार कम होता जाएगा। मतलब विषुवत रेखा पे क्या होगा? विषुवत रेखा पे जो है आपका भार जो है कम होना शुरू हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा घट जाएगा। तो अगर विषुवत रेखा पे जाएंगे तो भार कम हो जाएगा, ठीक। तो विषुवत रेखा के केस में ये होता है। अगर आप पोल पे चले गए होते तो क्या होता है? ध्रुवों पर, ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों पर जो है लैम्डा का वैल्यू 90 होगा, तो आपका जो है cos 90 इक्वल टू 1 होगा। तो ध्रुवों पर क्या होता है? जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे cos जो है ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो ये पूरा 0 होके क्या बनता है? जी डैश इक्वल टू जी, बस यही बच जाता है, ठीक है। इसलिए जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। तो ध्रुवों पर अधिक होगा, लेकिन विषुवत रेखा पे क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा जी का वैल्यू। तो इसको ऐसे करके निकाला जाता है। अगला सवाल बोल रहा है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है, जो होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ब्रह्मांड में अगर दो वस्तुएं कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो, कितना भी दूरी पे हो, उनके बीच एक आकर्षण बल लगेगा, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल लेते हैं। तो आकर्षण बल जो होता है वो किसके समानुपाती होती है? तो उनके बीच के दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है, साथ ही साथ जो है उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब दोनों को मिला दीजिए आप, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? m1 m2 गुणनफल अपॉन आर का स्क्वायर। इस नियतांक को हटाने के, समानुपाती के साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम? एक साइन लगा देते हैं, जी लगा देते हैं, तो कैपिटल जी अपॉन r1 अपॉन m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रेविटी किस पे निर्भर करता है। बोलता है उनके द्रव्यमान के गुणन के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। पहला ही सवाल सही है, पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के,
क्यूब के बोल रहा है ना, क्यूब क्यूब बोल दिया, यहाँ पे क्यूब नहीं होता है ना, आर क्यूब नहीं होता, आर स्क्वायर होना चाहिए था, क्यूब नहीं। तो ये भी गलत हो गया, गलत है, पहला सही है। उनके द्रव्यमान के योग के योग नहीं होता है, ये m1 प्लस m2 बोल रहा है, ये नहीं होता है, ये सही नहीं है, ये गलत है, m1 इंटू m1 होता है, m1 इंटू m2 होता है, ये भी गलत है। उनके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, देख रहे हैं, समानुपाती होता है, ये भी गलत है। इस तरह से देखा जाए तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है कि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतने क्वेश्चन को करेंगे, अगले सेशन में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे का सवाल हम लोग जो है अगले सेशन में जो है इसके आगे का क्वेश्चन को हम लोग जो है कवर अप करेंगे। इस सेशन में बस इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ।